हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज 30 अक्टूबर हमारा आज का करंट अफेयर जो है, आज हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 21st क्लास में भी 21st और 22nd क्लास अपनी चल रही है। उम्मीद है कि आप रिवीजन कर रहे हो पीछे का, और अपनी रिवीजन की जो एक तरह से बोल सकते हैं कि आपकी आदत है वो उस तरह से डेवलप रहनी चाहिए कि पॉइंट फॉर्म में आप ये लिखते तो जा ही रहे हैं, उसको अपने साथ सहेज के रखिए। अपनी पीपीटी आपके फोन में होगी, बार बार यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक स्वाम की। क्या है ये अर्थक्वेक स्वाम? रिसेंटली सिस्मिक स्वाम्स, ये होते क्या है स्वाम्स की? कई सारे, अगर अर्थक्वेक से संबंधित है एक तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, कई सारे अर्थक्वेक्स जब एक साथ, मैग्नीट्यूड कम होगा उनका, लेकिन जो हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक ही जगह पर कई बार ट्रेमर्स फेल्ट हो जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक स्वाम। ये अर्थक्वेक स्वाम्स रिसेंटली ऑब्जर्व हुए हैं कहां पर? रेगजेंस पेनिनसुला आइसलैंड का है ये, साउथ वेस्ट आइसलैंड। आइसलैंड कहां पर है इंटरनेशनल मैप के अंदर? आपको पता होगा कि जो उधर अपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह हम लोग देखते हैं, उधर सबसे खुश देशों के अंदर आइसलैंड उधर ही है। और आइसलैंड में ये वाला जो पेनिनसुला है, रेगजेंस पेनिनसुला, यहां पर ऑब्जर्व हुआ है अपना अर्थक्वेक स्वाम। अब अर्थक्वेक स्वाम है क्या? इट इज अ सीरीज ऑफ मैनी लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स विदाउट अ नोटिसेबल मेन शॉक। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना अर्थक्वेक नापते हो कि रिक्टर स्केल के ऊपर, रिक्टर स्केल के ऊपर मतलब 5 से ऊपर का अगर होता है वो अर्थक्वेक की अगर इंटेंसिटी उतनी हो, तो उसको हम लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है कि नोटिसेबल था और डैमेज कॉजिंग हो सकता था। लेकिन अगर कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स और कई सारे हों, कि यहां पर सिर्फ ट्रेमर्स फेल्ट हो और कई सारे हो, तो इसको बोला जाता है अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। तो लो मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक स्वॉर्म्स का, ये याद रखेंगे, विदाउट अ नोटिसेबल मेन शॉक, कि जो ज्यादा बड़ा कोई झटका लगेगा नहीं। कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या है? इट अकर्स व्हेन द पाइल्ड अप सिस्मिक एनर्जी इनसाइड द अर्थ इज रिलीज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स। सीधी सी बात है कि सिस्मिक एनर्जी की वजह से होते हैं अर्थक्वेक। सेम यहां है कि जब बहुत ज्यादा सिस्मिक एनर्जी पाइल अप हो जाएगी तो वो रिलीज होने के लिए कुछ नए रास्ते ढूंढेगी, और उसके साथ ही ये स्वॉर्म फील होते हैं अपने को, और कई सारे लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात आती है इन फ्लूइड मूवमेंट की। व्हेन फ्लूइड्स, एग्जांपल वाटर, माइग्रेट एंड इंटरैक्ट विद प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स, इट इनेबल्स फॉल्ट टू स्लिप क्रिएटिंग ट्रेमर्स। ये ट्रेमर्स क्यों क्रिएट होते हैं? ये जो स्वॉर्म्स के दौरान के जो छोटे ट्रेमर्स है वो इसीलिए हो रहे हैं कि जब पृथ्वी के अंदर का जो ये फ्लूइड है, मेनली वाटर एग्जांपल के रूप में लिया है, वाटर जब माइग्रेट करता है एंड इंटरेक्ट करता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स के साथ, उन फॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके, फॉल्ट मतलब दरारें, तो पृथ्वी की आंतरिक दरारों के साथ रिएक्ट करके जब वो एक रिएक्शन के तौर पर थोड़ा एक सेंसेशन क्रिएट करता है, तो वहां से ये ट्रेमर्स आते हैं। एक्टिव वल्केनिज्म, ट्रेमर्स अकर व्हेन मैग्मा फिल्ड क्रैक्स पुश देयर वे थ्रू द अर्थ्स क्रस्ट। ये वापस आपको बस वही अर्थक्वेक की प्रोसेस बताई गई, ज्योग्राफी के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो, आपको यहां से बस एक ये नाम अपने साथ लेके जाना है। अर्थक्वेक स्वॉर्म्स क्या है कि मल्टीपल अर्थक्वेक्स होंगे, लो मैग्नीट्यूड के होंगे, वो ध्यान रखना है, और मल्टीपल टाइम्स अकर होंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक स्वॉर्म। नोट रखिएगा अपने नोट्स के अंदर, ये अर्थक्वेक स्वॉर्म पॉइंट फॉर्म में लिखते रहिएगा। मैग्नीट्यूड लो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार जो ट्रेमर्स फील हो रहे हैं वो। स्लो स्लीप इवेंट्स, इट इज एसेंशियली एन अर्थक्वेक इन स्लो मोशन। बहुत अच्छे प्यारे से शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है कि अर्थक्वेक तो है लेकिन स्लो मोशन में, ज्यादा डैमेज कॉजिंग नहीं होगा। विच इन्वॉल्व सेंटीमीटर्स टू टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स ऑफ मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट ओवर वीक्स टू ईयर्स। तो हफ्तों से लेकर सालों तक ये हो सकता है कि ये चलता रहे। वो ट्रेमर्स जो होंगे ये फील हो सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली उस दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान आपको फील हो, और ये अर्थक्वेक स्वॉर्म की ड्यूरेशन हो गई है। फिर इस तरह से इट मे रेंज फ्रॉम डेज, वीक्स टू इवन मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस। इंडियन मोबाइल कांग्रेस नाम से स्पष्ट है, एक तो किससे संबंधित होगी? टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी। 7th एडिशन हुआ है 3 डे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम। तो दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा, भारत मंडपम दिल्ली। भारत मंडपम दिल्ली में यह अगर हुआ है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, और
इंडियन मोबाइल कांग्रेस इट इज अ फोरम ऑफ टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले बताया टेलीकॉम से रिलेटेड था, एक कॉन्क्लेव हुआ एक तरह का। इट इज द लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम हेल्ड इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे बड़ा। अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट रेट्स एक तो बहुत किफ़ायती है, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है, इंडिया डेटा यूजेज में पूरी दुनिया में अपना एक मायने रखता है, तो वहां से लेकर अब मोबाइल यूजेज जो है वो भी पिछले सालों में बहुत बड़ा है। पिछले कई एक दशक का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। वहां पर आपको दिखेगा कि इंडिया के अंदर मोबाइल टेलीफोनी कनेक्टिविटी, जो अपनी मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो काफी बड़ी है। क्यों बड़ी है? एक तो 4G आया जब से, और जियो का मेनली ऐसा बोला जाता है कि रेवोल्यूशनाइज हुआ, पर उसके साथ मार्केट की अपनी कमियां भी रही है कि मार्केट के अंदर डुओपोली सेट हो चुकी है अब टेलीकॉम मार्केट के अंदर। क्या आपको दिख रहा है? जियो और एयरटेल, बस दो ही मेनली ये ब्रांड रहे। उसके अलावा एक इशू रहा है अपना कि जो टेलीफोन्स का मार्केट है, जो स्मार्टफोन्स का, माफ कीजिएगा, स्मार्टफोन्स के मार्केट के अंदर चाइनीज प्लेयर का दबदबा कायम है। उनके ऊपर ईडी की रेड्स भी पड़ती है, हुआ है वीवो और ओप्पो के ऊपर रेड्स पड़ी है पीछे रिसेंटली, और वो सारा केस जो है वो इसको कॉम्प्लिकेट करता है। यहां पर हालांकि मार्केट बना हुआ है इंडिया में, लेकिन वो मार्केट कुछ चैलेंजेस से भी जूझ रहा है। वो चैलेंजेस हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या एक कह सकते हैं कि चाइनीज कंपनीज जो है उनका प्रोडक्ट फोन के रूप में ज्यादा बिक रहा है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि इधर इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर यहां पर एक डुओपोली क्रिएट हो गई है। अदर जो प्लेयर्स हैं उस मार्केट के वो खत्म होते जा रहे हैं, जैसे स्टेट रन BSNL हो, या उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने मर्जर कर लिया लेकिन फिर भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं जियो और एयरटेल के साथ। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज पहले थी जो धीरे धीरे बंद हो गई। एयरसेल हुआ करता था, एक डोकोमो, टाटा भी इन्वॉल्व था। तो अब मार्केट में है डुओपोली, और डुओपोली जो है उसमें ठीक आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है, पर वो मार्केट के लिए एक हेल्दी मार्केट सिनारियो नहीं है। और उसमें भी डुओपोली में भी चांसेस दिख रहे हैं कि जिसकी जेबें ज्यादा बड़ी उसको एडवांटेज आगे मिलने वाला है। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बहाने हम लोगों ने, चलो ठीक है वो बात भी कर ली। आपको बस इतना याद रखना है कि ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि एशिया में लार्जेस्ट फोरम है जहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि आपको कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, आपको लोकेशन याद रखनी है कि कहां पर हुआ है, कौन सा एडिशन था, 7वां एडिशन था 2023 में, और ये हुआ है दिल्ली के अंदर आपके भारत मंडपम में। उसके अलावा याद बस इतनी चीज रखोगे कि एशिया में लार्जेस्ट है। थीम क्या थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ये थीम जरूर याद रखिएगा। इस थीम को याद रखना है आपको, थीम याद रखिएगा जरूर जरूर। एम क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडिया पोजीशन एज अ डेवलपर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। नई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ इंडिया को एकदम इक्विप्ड रखना, उसको एकदम मेंटेन्ड, एकदम अप टू डेट रखना। तो वो इसका मेन टारगेट था। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अबाउट 22 कंट्रीज इंक्लूडिंग CEOs और एग्जीबिटर्स एंड स्टार्टअप्स एंड ऑल्सो सम अदर स्टेक होल्डर्स। कुल मिला के स्टोरी यही है कि एशिया का सबसे बड़ा एक टेलीकॉम फोरम, उसकी मीटिंग हुई है दिल्ली में। आपको इतना याद रखना है। थीम याद रखें तो जरूर याद रख पाइएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो वो यहीं से बनेगा कि थीम अगर आपको उलझाया जा सकता है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, उसको याद रखिएगा। इवेंट्स क्या थे ड्यूरिंग द प्रोग्राम? 100 5G यूज केस लैब्स। क्या है ये 5G यूज केस लैब्स? इसके बारे में अभी बात करेंगे। वाज अवॉर्डेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री एंड एस्पायर प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये 2 प्रोग्राम आए, ये इंपॉर्टेंट है स्टोरी। यहां पर इस टेलीकॉम, या जो हम लोग कह सकते हैं मोबाइल कांग्रेस, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के खुद का तो सिग्निफिकेंस चलो हमने देख लिया कि ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत से स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए एक मंच पर, और एशिया का सबसे बड़ा मंच बताया जा रहा है क्योंकि लाखों से ज्यादा तादाद में इकट्ठे हुए। आपको याद क्या रखना है? लोकेशन याद रखनी है। उसके अलावा कौन सा एडिशन था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, और एक चीज याद रखोगे कि ये जो 2 प्रोग्राम इधर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, पहला उनमें से एस्पायर प्रोग्राम। एस्पायर प्रोग्राम क्या है? इट विल फोस्टर कनेक्शंस बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस टू कैटलाइज फ्रेश एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेशंस। सिंपल। एस्पायर प्रोग्राम आपको जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली चाहता क्या है? ये चाहते हैं कि इंडिया का, जो पीछे आपको मैंने बताया था एम क्या था इस डिजिटल पूरे मोबाइल कांग्रेस का, सिंपल एम है कि इंडिया को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ एकदम अप टू डेट रखना, कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है मोबाइल टेलीफोनी के अंदर उनके साथ एकदम अपडेट, इक्विप्ड रखना। यहां पर एस्पायर प्रोग्राम उसी के लिए, इट विल फोस्टर कनेक्शंस बिटवीन
ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस। इन तीनों के बीच में एस्पायर के माध्यम से, इस एस्पायर स्कीम के माध्यम से इन 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कौन कौन से 3 आपको याद रखना है? स्टार्टअप्स हैं, उसके अलावा बिजनेस हैं, एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस, और एक इन्वेस्टर्स हैं जहां से इनको पैसा मिलेगा टू कैटलाइज फ्रेश एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेशंस। अब एक अगला है 100 5G लैब्स इनिशिएटिव। 100 5G लैब्स इनिशिएटिव क्या है? ये एक नया इनिशिएटिव है कि दिस विल प्रोपेल द कंट्री इनटू द फोरफ्रंट ऑफ यूजेज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी एज मेंशन्ड बाय द टाइटल। टाइटल में लिखा हुआ है कि 5G लैब्स है, बेसिकली 100 5G लैब्स है, ये बांटी गई है या इनको अलॉट किया गया एक तरह से। है क्या ये कि यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी, 4G हम लोग अभी एकदम मास के यूजेज के लिए है, उसके अलावा 5G टेस्टिंग फेज में चल रहा था, अभी 5G अलॉट होना भी चालू हो ही चुका है। कई सारे जो ये अपना जियो हो या एयरटेल हो, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हालांकि उस स्केल पे नहीं है। 4G एकदम पूरा फुल मासेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर 5G को और ज्यादा ढंग से प्रोपेल करने के लिए, उसको और ज्यादा उसकी एक्सेस बढ़ाने के लिए, प्लस एक फ्यूचर का और काम किया जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी जो है 5G के बाद अगला स्टेप 6G के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो ये 100 5G लैब्स इनिशिएटिव का एक मेन एम है कि आपको यहाँ पे 5G पे भी काम करते दिखेंगे और फ्यूचर के लिए 6G रेडी बनाने के लिए भी काम किया जाएगा। दिस विल प्रोपेल द कंट्री इनटू द फोरफ्रंट ऑफ यूजेज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी बाय एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ 5G एप्लीकेशंस। एज आई सेड अर्लियर कि 5G को तो फोकस करेंगे ही, इसके अलावा इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ 6G रेडी एकेडमिक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, स्टार्टअप्स के साथ और जो एकेडमिक्स जिसमें सारे आ गए, उन सब को कोलैबोरेट करके 6G के लिए इस देश को तैयार करना, और उसी में जो एकेडमिक रिसर्च की जिसकी आवश्यकता है वो सारे काम करवाने के लिए ये 100 5G लैब्स इनिशिएटिव काम करेगा। सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स के अक्रॉस भी इनोवेशन लाई जाएगी कि देश की अपनी जो चैलेंजेस हैं, अपने खुद की जो चुनौतियां हैं देश के सामने, वो सामाजिक आर्थिक सेक्टर्स से संबंधित, उनके ऊपर भी ये लैब्स काम करेगी और कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कैसे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके, उस चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। इट पुशेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी विच इज क्रिटिकल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। वो सारी चीजें मेंस के लिए जो आप लिखते हो, उस तरह का कुछ फॉर्डर मटेरियल आपको दिया गया, तो वो आप ध्यान रखिएगा। प्री के लिए आपके लिए काम का यही है कि 5G लैब्स इनिशिएटिव किसके लिए काम कर रहा है? 5G के लिए तो कर ही रहा है। आपको स्टेटमेंट एक ये भी दिया जा सकता है कि 6G के लिए देश को तैयार कर रहा है या नहीं, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि नाम में 5G लिखा हुआ है, पर ये 6G के लिए काम भी करेगा। एस्पायर प्रोग्राम भी याद रखोगे, और दोनों के दोनों इंट्रोड्यूस हुए अपनी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कुर्मी कम्युनिटी न्यूज में है। कुर्मी वैसे तो काफी टाइम से है न्यूज में क्यों है? एक बार फिर से ये लोग डिमांड कर रहे हैं, कुर्मी कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि इनको ST स्टेटस दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। रिजर्वेशन के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मांग रहे हैं। एक्चुअली में अभी इनको OBC का स्टेटस प्राप्त है कुर्मीज को, और अब ये मांग रहे हैं ST का स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग चाहते हैं 8th शेड्यूल के अंदर अपनी लैंग्वेज कुरमाली के लिए। ये 2 डिमांड है इनकी। एक पहली तो कि वो चाहते हैं क्या? ST स्टेटस, और दूसरा चाहते हैं कि कुरमाली लैंग्वेज जो इनकी भाषा है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर। क्या है 8वां शेड्यूल? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, कितनी लैंग्वेजेस है, चलो वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और बात की जाए तो सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इस 8th शेड्यूल के बारे में। बाकी हमारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करिए, वहां पे सर ने कर रखी होगी, रजत सर ने बात कर रखी होगी, तो आप जाके उधर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना मुद्दे पे आते हैं। कुर्मीज डिमांड कर रहे हैं ST स्टेटस की, और दूसरी चीज अपनी इस लैंग्वेज कुरमाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने की। कुरमाली तो इस तरह से नोट रखिएगा कि कुरमाली क्या है? लैंग्वेज है कुर्मीज की। कुर्मीज हिंदू एग्रीकल्चरल जाति है, ये कम्युनिटी है, मेनली हिंदू है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई और भी है, आगे बताऊंगा आपको मैं। मेनली हिंदू एग्रीकल्चरल जाति है कि खेती से संबंधित कृषक जाति है ये। स्प्रेड है इंडिया और नेपाल के अंदर, नेपाल में भी पाई जाती है। दे आर फाउंड थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में हर जगह ज्यादातर पाई जाती है कुरमाली। और इनकी लैंग्वेज जो है वो है कुरमाली, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, कोंकणी, उड़िया, तेलुगु एंड अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। एक चीज दिख रही है इधर, यहाँ पर ये कॉमन है कि हिंदी भी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोल रहे हैं, मराठी भी बोल रहे हैं, तेलुगु भी बोल रहे हैं, उड़िया भी बोल रहे हैं। पूर्वी भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है, मध्य भारत में भी है, छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह से कहानी ये है, फैले हुए हैं कुर्मी।
कुर्मीज की तादाद इस तरह से फैली हुई है, लेकिन वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं क्या, एसटी स्टेटस। एक तो एसटी, दूसरा 8th शेड्यूल के अंदर चाहते हैं ये कि इनकी जो भाषा है कौन सी, कुरमाली, कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए। ये मानते हैं, इनकी बिलीफ्स के बारे में, अभी कम्युनिटी के बारे में, कुर्मी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मोस्टली हिंदूज हैं, बट फ्यू बुद्धिस्ट एंड जैन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यस, जैसा कि मैंने पहला बताया आपको कि मेनली हिंदू हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित है, लेकिन इनके अंदर कुछ जैन और बुद्धिस्ट भी शामिल है। तो कुल मिला के हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि कुर्मी सारे ही हिंदू हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ देम आर हिंदू, बट बुद्धिस्ट और जैन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ये दो नाम याद जरूर रखिएगा। एक है सारी और एक है शरण। सारी और शरण क्या है, ये इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है और ऐसे कल्चरल क्वेश्चंस में आपको फंसाया जाता है। कोई भी चीज न्यूज में हो तो उसकी इस तरह से आपको थोड़ी सी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है। याद रखने वाले पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। अब सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। पेपर के लिए रेलेवेंट क्या है वो आपको अब धीरे धीरे अभी पता चलना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, बुक्स आ चुकी है मार्केट में, बहुत सारी रेलेवेंट बुक्स हैं जो पीवाईक्यूज देती है आपको। सीधा उन पीवाईक्यूज को उठाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि पूछा क्या जाता है कि कुर्मी ट्राइब की कुर्मी कम्युनिटी न्यूज में है, डिमांड कर रही है एसटी का स्टेटस, लेकिन इससे प्रश्न क्या बनता है आपको ध्यान रखना है। 8th शेड्यूल के बारे में प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा एसटी होने के लिए या एसटी स्टेटस मिलने के लिए कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है या प्रोसीजर क्या है, वो आपके लिए पेपर में क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा इस कुर्मी कम्युनिटी के लिए इनकी मेन कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और वहां से आपको आइडिया हो सकता है पेपर में पूछा क्या जा सकता है। तो सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, सारी एंड शरण, ये इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जिसके अंदर करते क्या है, दे वर्शिप नेचर विदाउट आइडल्स। मूर्ति को अपने सेंटर में नहीं रखेंगे, मूर्ति पूजा नहीं होगी, बेसिकली नेचर यानी प्रकृति की पूजा करेंगे। और उसके लिए जिस जगह पे करेंगे उसको बोला जाता है गुराम या थान। तो ये नाम जरूर रखिएगा अपने साथ। गुराम या थान क्या है, ये जगह है, धार्मिक जगह है जहां पर ये सारी या शरण जैसी धार्मिक गतिविधियां कुर्मी कम्युनिटी करती है। तो इनके आगे लिख लीजिएगा, ये धार्मिक गतिविधियां इनकी और ये धार्मिक जगह है, गुराम या थान। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन अंडर एसटी लिस्ट। प्रोसेस क्या है, एसटी में किसी को शामिल कैसे किया जाएगा, किसी भी कम्युनिटी को, उसके लिए प्रोसेस इधर लिखी हुई है क्लियर कट। द प्रोसेस फॉलोज अ सेट ऑफ मॉडलिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। 1999 से हमारे सामने ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर है क्या, द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल सेंड द इनिशियल प्रपोजल फॉर एसटी स्टेटस। जो रेस्पेक्टिव स्टेट है वो सबसे पहले एक प्रपोजल भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक और चीज है, कुर्मीज की डिमांड नई नहीं है, पहले भी इन्होंने डिमांड की थी और झारखंड ने इसकी पैरवी भी की थी। झारखंड स्टेट ने इनको एसटी स्टेटस देने की पैरवी की थी, लेकिन एक कमेटी गठित हुई थी जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि इनको कुर्मीज को नहीं मिलना चाहिए एसटी स्टेटस। तो यहां अभी आपको प्रोसेस बताया गया है कि द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल सेंड द इनिशियल प्रपोजल फॉर एसटी स्टेटस, वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा इट इज फॉरवर्डेड टू यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केंद्र के जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है वहां तक इनको भेजा जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा कि स्टेट इनिशिएट करेगा तो राज्य सरकार इसको केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के पास भेजेगी, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के पास अपनी रिकमेंडेशन एसटी स्टेटस देने के लिए, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भेजा जाएगा उधर से। तो सेंटर में कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही है वो तो चलो ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय कर रहा है, कौन सा विभाग अब डील करेगा आगे इसके बाद, तो वो ORGI यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो इसके साथ आगे डील करेगा। अगर ORGI यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ने इनको अप्रूव किया, देन द प्रपोजल इज सेंट टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, इसको संवैधानिक दर्जा या एक तरह से बोल सकते हैं संवैधानिक संस्था है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर है तो कौन से आर्टिकल में, संविधान के कौन से आर्टिकल में इनकी बात हुई है, कमेंट में जरूर बताइएगा जो भी कोई वीडियो देख रहा है। NCST, इसके बाद NCST की तरफ जाएगा और फिर NCST, if the NCST occurs, the proposal is forwarded to cabinet for amendment in the constitutional order of 1950। प्रोसेस थोड़ी लेंदी है,
इतनी आसानी से इस देश के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में नहीं घुसाया जा सकता किसी भी कम्युनिटी को। आपको बता दिया मैंने 4 स्टेप की ये प्रोसेस। इसमें सबसे पहले जो भी कनेक्टेड राज्य सरकार है या यूटी की सरकार है, वहां से एक प्रपोजल आएगा। वो प्रपोजल भेजा जाएगा किसको? केंद्र में जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय उसके बाद इसको फॉरवर्ड करेगा किसको? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अगर ORGI ने अप्रूव किया उसके बाद इसको भेजा जाएगा अल्टीमेटली NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके पास भेजने के बाद ये फॉरवर्ड किया जाएगा कैबिनेट को। अगर NCST भी अप्रूव करता है तो कैबिनेट को बोला जाएगा कि आप अपने इस 1950 वाले ऑर्डर को अमेंड करिए, इस लिस्ट के अंदर एक नई कम्युनिटी ऐड करिए। तो इस तरह से ST का स्टेटस इधर प्राप्त किया जाएगा। ये प्रोसेस है, आपको मेंस के लिए काम आ सकती है। उसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, वो जानकारी आपको प्रीलिम्स में इधर से काम आ सकती है। बाबा फरीद एंड इंडियन होस्पाइस इन इजराइल वापस न्यूज में। पिछले 1 महीने के अंदर हम लोग कम से कम 5 से 6 बार इजराइल की बात कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? सबको पता है, इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, अभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेज पर उसमें हिंसा हो रही है। हमस ने चालू कर दिया था वापस इस विवाद को अटैक करके इजराइल पर। इजराइल अब बदला लेके उस विवाद को फैला रहा है। ऐसे में ठीक है, हम लोग इस विवाद के ऊपर खूब चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे की क्लास में। आज हम लोग अपने करंट अफेयर पे स्टिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज में है बाबा फरीद एंड इंडियन होस्पाइस। इजराइल के अंदर जेरूसलम में इसको बिल्ड किया गया था। इंडियन होस्पाइस, जवाइया अल हिंदिया, ये नाम लिख लीजिएगा, जवाइया अल हिंदिया, जविया अल हिंदिया, जविया अल हिंदिया। ये जविया अल हिंदिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट जेरूसलम इन 12th century AD। 12वीं सदी के अंदर इसको स्थापित किया गया था एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज हेरिटेज। 12वीं सदी, देख पा रहे हैं आप कब की बात हो रही है? 12वीं सदी की बात हो रही है। तो मेडिवल टाइम्स के अंदर एस्टेब्लिश्ड था। आज भी इंडिया की विरासत है, उधर बोली जाती है। इन 12th century बाबा फरीद, अपने यहाँ पर एक सूफी सेंट हुए हैं फेमस, बाबा फरीद पंजाब के थे और उन्होंने जेरूसलम विजिट की थी और उसी दौरान इन्होंने ये बिल्ड किया था इंडियन पिलग्रिमेज की तरह, एक तीर्थ यात्रा की तरह, तीर्थ की तरह उधर बिल्ड किया था बाबा फरीद ने इसको। तो तब से ये उधर पॉपुलर है। जेरूसलम में है, आपको लोकेशन याद रखनी है, जविया उल हिंदिया, जेरूसलम। जेरूसलम कहां पर? इजराइल में। ये कुछ इजराइल की टेरिटरीज है, याद जरूर रखिएगा ये, क्योंकि न्यूज में है बार बार। जेरूसलम हो, वेस्ट बैंक हो, गाजा पट्टी हो, तो ये सारी की सारी न्यूज में है। आप उनकी लोकेशंस मैप पर आइडेंटिफाई करिए। पहले भी दिखा चुका हूं मैं आपको ये सारी चीजें। उस पर अपने मैप पे अपने साथ एक एटलस रखिए, उसके अंदर टिक करते रहिए। पेपर के लिए रेलेवेंट है। जिस साल ये न्यूज में हो उस साल उनके अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहां के आसपास की मैप की जो लोकेशंस है वो आपको आसपास कोई समंदर से बाउंड्री लग रही है, कौन से देशों से लग रही है, कौन कौन सी वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हैं जिनका वो देश पार्ट है। तो इस तरह की चीजें आपको इकट्ठी करनी है। थोड़ा कॉन्शियस पढ़ाई कीजिए जिसमें आप अवेयर हो कि पेपर के अंदर पूछा क्या जाने वाला है। दिस प्रॉपर्टी इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब आपको फंसाया जाएगा, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, कहां पर लोकेटेड है ये जविया अल हिंदिया। उसके अंदर नीचे साथ में 3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे कि बाबा फरीद स्थापित करके आए थे, ये वो। लास्ट में जब ये स्टेटमेंट आपको मिलता है तो आप सोचते हो वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है इतना विदेश के अंदर, पर है। याद रखिएगा कि वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। इट इज एक्सेसिबल ओनली टू इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप और हेरिटेज। सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय जो हेरिटेज, भारतीय लिनिएज के लोग हैं, वंश के लोग हैं, उन्हीं के लिए एक्सेसिबल है। तो याद रखिएगा, इनकी लोकेशन याद रखनी है आपको। और उसके अलावा आप याद रखेंगे कि न्यूज में क्यों है वो तो चलो आपको मुद्दा ध्यान ही है। इजराइल पैलेस्टीन का इश्यू चल रहा है, इस वजह से हमारे लिए आज करंट अफेयर बन चुका है। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम, HAWK, हॉक सिस्टम। हॉक सिस्टम क्या है? हॉक सिस्टम इंपॉर्टेंट है आपके। कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये प्रयोग में लिया है। अब हॉक सिस्टम है क्या, एक तो पहले तो फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल है क्या ये? कौन लेके आया है हॉक सिस्टम? दोनों की दोनों बॉडीज के नाम याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, हिंदी में नोट लिख लीजिए अपने साथ। कर्नाटक सरकार किसके साथ मिलके? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? बेसिकली नाम से स्पष्ट है, हॉस्टाइल एक्टिविटीज की जो
जंगल के लिए, वन्य जीवों के लिए हॉस्टाइल है, उनके लिए नुकसानदेह एक्टिविटीज गतिविधियां हो रही है, उनको रोकने के लिए क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जो अब यहां पर घुसाया जा रहा है। किसकी तरफ से? कर्नाटक सरकार, आपको याद रखना है। दूसरा WTI, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये दो बॉडीज है जिन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। याद रखेंगे कहां पर हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, किस लिए हो रहा है वो आप ध्यान रखेंगे। फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन्ड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो जो गैर कानूनी वन्य प्रोडक्ट, वन्य उत्पादों का जो भी मार्केट है उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए ये एक नया एक इनिशिएटिव लिया गया। किसके द्वारा? हॉक सिस्टम के साथ कर्नाटक सरकार प्लस WTI, इन दोनों बॉडीज के, दोनों जो इसके मेन कर्ता धरता है उनके नाम याद रखने हैं। क्या वो नाम से स्पष्ट हो रहा है। हॉस्टाइल एक्टिविटीज पे बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। हॉस्टाइल एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ से संबंधित, तो जंगलों में जो अवैध व्यापार हो रहा है जंगल प्रोडक्ट्स का, वन्य प्रोडक्ट्स का, उन सब को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कर्नाटक सरकार ने WTI से सहायता ली। दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया। फर्स्ट ट्राइबल डिजिटल एटलस लॉन्च हुई है। एटलस क्या होती है आपको पता ही है, मैप बुक होती है अपनी जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं। झारखंड इज सेट टू डेवलप द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस टू मैप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल्स। देश के अंदर जो ट्राइबल्स जनजातियां हैं उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, पहली बार देश में पहला राज्य ऐसा बना है झारखंड जो ये सोशियो इकोनॉमिक एटलस दे रहा है ट्राइबल्स से संबंधित। तो बस आपको झारखंड का नाम याद रखना है, इसको आगे डैश के आगे लगा के लिख लीजिए। पहली ट्राइबल डिजिटल एटलस इनके द्वारा बनाई जा रही है। सिंपल करंट अफेयर है, बस नोट रखिएगा आपने, फैक्ट है ये, फैक्ट्स के बारे में कुछ और ज्यादा याद कर नहीं सकते। एक इसी तरह का एक और है, एक कमेटी बनी है। कौन सी? एल विश्वनाथन कमेटी। सिंपल चीज याद रखिएगा, इंश्योरेंस से संबंधित है। इंश्योरेंस से संबंधित है तो मतलब कौन करता है इंश्योरेंस से संबंधित? भारत के अंदर बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है वो है IRDA, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बॉडी का नाम आप जहां भी इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ोगे तो रेगुलेशन के बारे में, इंश्योरेंस की रेगुलेशन के बारे में वहां पे आपको IRDA मिल जाए। तो IRDA, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, it has constituted a 12-member committee under L विश्वनाथन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसको, L विश्वनाथन कमेटी को। कमेटी का काम क्या है? टू हेल्प पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस या जो आपके डिजिटल फाइनेंस प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अब जब से ये यूट्यूब का दौर आया है तब से एक चीज हुई है कि इनके बारे में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे और जो भी अपना ऑनलाइन डोमेन है उसके अंदर पूरी तरह से। ऐसे में सरकार, एक तो उधर आपने देखा होगा अगर नोटिस किया है तो सेबी ने बहुत से यूट्यूबर्स को नोटिस भेजे थे पीछे रिसेंटली कि आप फिनटेक से संबंधित कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से देंगे, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यहां पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी IRDA वैसा उसी तरह का काम कर रहा है। इन्होंने कमेटी बनाई है, ये कमेटी रेकमेंड करेगी कि कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हो जिससे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता जो है वो बना सके। उसके लिए उसको अवेयर, उसको जागरूक कैसे बनाया जाए, तो ये आपको याद रखना है। इस कमेटी का काम क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। उसमें इंश्योरेंस प्रोसेस की जो जानकारी है उसको सिंप्लीफाई करना है, प्लेन वर्डिंग्स देनी है और लीगली करेक्ट हो, जनता तक आसानी से पहुंच पाए और जो ये भ्रामक विचार फैलाने वाले अलग अलग एंटिटीज हैं उनको दूर किया जा सके। क्योंकि इंटरनेट के जमाने में अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल है जो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे रही। इस वजह से ये कमेटी आई है। कमेटी का नाम याद रखिएगा, एल विश्वनाथन कमेटी। किससे संबंधित है याद रखिएगा, और कौन बना रहा है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको बनाया जा रहा है। एक और चीज न्यूज में, मलाई। मलाई क्या है? नहीं, वो जो आप सोच रहे हैं वो वाली नहीं। यहां पर मलाई क्या है? केरल में अपना बेसिकली एक्चुअली मलयालम भाषा केरल के साथ एसोसिएट करते हो, वहीं से याद रख सकते हो कि केरल का एक स्टार्टअप है उसने ये नाम दिया है मलाई। किसको दिया है? क्योंकि इन्होंने एक रॉ मटेरियल बनाया है जिसको कोकोनट वाटर से बनाया है बेसिकली। यूज किस लिए होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप देखिए। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू एनिमल लेदर। पशुओं की चमड़ा जो है उस चमड़े की जगह उसका एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है, एक स्टार्टअप आया केरल बेस्ड, उन्होंने नाम दिया है मलाई।
तो पेपर के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह के वन वर्ड क्वेश्चन जो है फैक्ट पूछे जाते हैं, जिनको पता होते हैं उनको होते हैं। इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपने कभी पढ़ा होगा, आप याद करके 5 मिनट दे के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको वन लाइनर्स याद रखने पड़ेंगे। मलाई क्या है? ये एक कोकोनट, नारियल पानी से बना हुआ एक उत्पाद है जो रिप्लेस करेगा किसको? चमड़े को। पशुओं के चमड़े से बनी हुई जो चीजें थी उसकी जगह पे अब मलाई नाम का एक सब्सटेंस यूज करेंगे, जो डेवलप किया गया है, लैब में डेवलप किया इन्होंने, किससे? नारियल से, नारियल के पानी से। तो मलाई हैज बीन मेड फ्रॉम फर्मेंटिंग अनयूटिलाइज्ड वाटर फ्रॉम मैच्योर कोकोनट्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। और भी प्लांट मटेरियल्स यूज किए, मेनली उसके अंदर कोकोनट, केरल बेस्ड स्टार्टअप ने बनाया है इसको। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आपको इधर अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस, यहां अवेलेबल होगी। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, टाइप कर सकते हैं अपने कमेंट्स आप। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वीडियो के बीच में, उनके आंसर उम्मीद है आपने दिए होंगे, और नहीं दिए हैं तो अब दीजिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा पढ़िए और फिर दीजिए, पर पार्टिसिपेट करिए क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।